party, welcome to Vedanto's Made Easy platform. This is your master teacher SSP and this is the platform where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject My Lal Bal Gopal. ये है 12th बोर्ड की स्प्रिंट सीरीज़ और बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि सर हमें एक शॉट वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और हम एक शॉट के अंदर आज एक और चैप्टर लेकर के आए हैं बच्चा। और ये जो चैप्टर है बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बच्चों को बड़ी तकलीफ़ देता है और बहुत डर लगता है क्योंकि जब आप NCERT उठाते हो तो उसमें अजीब अजीब तरीके के पॉइंट्स रहते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन आज मैं आपको इस चैप्टर के एकदम ईजीएस्ट वे का एक्सप्लेनेशन देता हूँ और जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर बोर्ड पे पहले से ही हैंड रिटेन नोट्स यूज़ करा है बच्चा, सेम नोट आपको यूज़ करनी है और ये आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें बच्चा लोग, जहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया है। जल्दी से वेदांतो के उस टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर फॉलो कर लीजिए हम सभी को, ताकि यहाँ पर जो भी नोट्स आप देख रहे हैं वो आपको मिल जाए। बात करूँ अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर की वेटेज की, तो ये 2 से 3 मार्क्स का चैप्टर है। या तो MCQ से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होगा, या तो एक छोटी सी प्यारी सी डेरिवेशन होगी। और वो जो भी होगा वो आज हम यहाँ पर क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। बट उससे पहले बच्चा लोग कि बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन ब्यूटीफुल थिंग। वो जो नीचे सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ अवर वी फैमिली एंड साथ ही साथ इफ़ यू हैव नॉट प्रेस दैट बेल आइकन तो प्लीज़ जल्दी से भी उसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों तक मिलते रहे। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करूँ सेशन उससे पहले एक और प्यारी सी बात। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी 21 दिसंबर से एक बैचेस लॉन्च हो चुकी है बच्चा लोग। अगर आप वो एक क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो सुनीट कोड लगाना, उसकी भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये प्रो सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट डिटेल मैं आपको एक प्यारे से वीडियो के माध्यम से देता हूँ। चलिए तो वो प्यारा सा ब्यूटीफुल वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और उस प्यारे से ब्यूटीफुल के वीडियो के अंदर एक प्यारा सा म्यूज़िक भी है, तो उसे भी सुन लेते हैं, है ना। तो चलिए हम उसे आपको सुनाते हैं। अरे आ जाओ भाई, चलो किधर हो। Yes, here we have, and 1, 2, 3, let's go. सुपर्ब। तो ये हो गया हमारा वीडियो मोड एंड अब हम चलते हैं सीधा, आपको क्लास के अंदर लेके चलते हैं और चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। सो वेल बच्चे पार्टी, चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसके स्टार्टिंग में ही आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं और इसे याद करने में भी बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। बट उसके लिए भी यू नो दैट दिस इज़ द दरबार ऑफ बाबा SSP और आपको हमेशा एक प्यारा सा शॉर्टकट मिलता है जिसे याद करने के लिए आप अगर वो सेंटेंस याद कर लो तो लाइफ टाइम तक आपको याद हो जाएगा। Here in this class, one amazing line बच्चा party, and with the help of that line you can easily remember the pattern of electromagnetic wave spectrum। उसका पैटर्न क्या है, सीक्वेंस कौन सा है, तो आपको इस सेंटेंस में इस तरह से याद रखना चाहिए। देखिए कैसे, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में। अगर आप किसी भी रेडियो को माइक्रोवेव में डालते हो तो माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है और कोई भी गर्म चीज़ लाल हो जाती है। वैसे ही मैं आप लोगों को हमेशा लाल बाल गोपाल तो कहता ही हूँ। तो रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगी कोई चीज़ तो दिखाई भी देगी। उसके बाद यूवी आएंगे, युवराज सिंह। और युवराज सिंह जो सर थे हमारे क्रिकेटर बहुत बड़े थे। 2011 का वर्ल्ड कप ही उन्हीं से जीता था, लेकिन उन्हें एक बीच में बहुत बड़ी डिसीज़ हो गई थी, तो समझ लो उनका एक्सरे हुआ तो वो अपना गम भूल गए। सो व्हाट इज़ दिस, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, दिखाई देगा, यूवी आएंगे, एक्सरे होगा, गम भूल जाएंगे। दिस इज़ आई एम टेलिंग यू द बेस्ट लाइन एवर टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। आई विल स्टार्ट विद दिस रेडियो। रेडियो का मतलब रेडियो वेव्स है और ये माइक्रोवेव्स है, ये इंफ्रारेड है। उसके बाद ये आपकी विजिबल रेज है, ये आपकी अल्ट्रावायलेट है, ये आप एक्सरे जानते ही हो, ये आप गामा जानते हो। अगर हम इस लाइन से इस लाइन पर जाएं तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सरेज। और एक्सरेज एक ऐसी वेव होती है जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। हाउ कैन आई से दैट कि एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है? बिकॉज ऑफ वन रीज़न डियर स्टूडेंट।
आपको पता है कि एक्सरेज की ताकत ज़्यादा होने की वजह से ही तो वो आपके बोन के अंदर जा कर के, आपकी बॉडी के अंदर जा कर के बोन का पिक्चर्स डिस्प्ले कर देता है कि भाई यहाँ पे क्रैक है, इज़न्ट इट। तो उससे आइडिया आ जाता है कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, किसकी, एक्सरेज की। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एनर्जी मस्ट बी हाई, एंड इफ द एनर्जी इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स वॉट की फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो हाई। सो रेडियो से इस तरफ जाने पर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाता है। इन टर्म्स आप ऐसे सोचिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, फिर गामा की, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ के हिसाब से सोचेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम हुई। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ क्या हो गया, इसका हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो हमारा विजिबल होता है इसी के अंदर आपके विबग्योर आते हैं, रेड से लेकर के वायलेट तक के कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। तो ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये तरीका याद करने का। इसके साथ जब आप चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो एकदम स्टार्टिंग में एक टॉपिक आता है बच्चा लोग, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन वो डिस्प्लेसमेंट करंट जा चुका है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी अगर आपको इच्छा है पढ़ने की तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर लिखिए, आपको एसएसपी के थ्रू ही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, या फिर आप कर सकते हो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ पे बहुत अच्छे ब्यूटीफुल टीचर्स हैं जो आपको ये समझाए हुए हैं। हो सकती है मेरी ही वीडियोस इस प्रिंट में और भी आ जाए, राइट। तो चलिए, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। लेट्स सी द सेकंड सेगमेंट ऑफ द चैप्टर। In the second segment of the chapter, we will deal with the properties of electromagnetic wave. Yes. अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, और बच्चा यही प्रॉपर्टी से एक डेरिवेशन प्यारा सा या कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ सकते हैं। देयर आर टोटल आई गेस 3 to 4 इक्वेशंस इन दिस चैप्टर। सो आपको 3 से 4 इक्वेशंस अगर अच्छे से कर लो तो फिर एकदम बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। देखिए, बड़ी खूबसूरत सी राइटिंग मेरे को लग रही है, हालांकि ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं एंड अपने तरीके से मैंने बनाए हैं, तो आई थिंक कि मुझे इस तरह से ही आपको एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चा लोग। अब आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कौन सा कलर लेते हैं, ब्यूटीफुल रेड लेते हैं। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट कैसे करता है बच्चा, इन स्पेस। दिस इज द नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि अवकाश के अंदर, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपिगेशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्राई टू फील मेरे लाल बाल गोपाल। दो दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, बट समटाइम्स रिकॉर्डेड वीडियोज आर ऑल्सो वेरी 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 हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ आप एक स्टूडेंट हो। लेकिन लाइव क्लास के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, है ना। तो दिस विल ऑल्सो सेव योर टाइम बच्चा पार्टी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैट बॉक्स के, कमेंट बॉक्स के अंदर, देखो चैट बॉक्स बोलने की आदत है इसलिए क्योंकि लाइव चल रहा है, तो बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना आपको मज़ा आया है। तो ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा, और ऐसे एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम पूरा का पूरा NCERT का डेरिवेशन एक साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री के, दोनों इससे बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर चलता है। मीन्स वॉट, सपोज अगर ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से प्रोपिगेट होती है। आप इसे इमेजिन करो कि ये जो रेड वाली है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। इन शॉर्ट, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो बिल्कुल ऐसे चलती है, डिचुक 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 डिचुक। व्हाट इज दिस डिचुक डिचुक डिचुक? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इन माई क्लास यू विल ऑलवेज फील फिजिक्स। हाँ, सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव इन दोनों से परपेंडिकुलर चलती है ऐसे। लुक एट दिस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपिगेशन, डिचुक डिचुक डिचुक। सो क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर चल रहा है तो उससे जो प्लेन बना उससे भी परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जाम्पल के तौर पे ई आपका y डायरेक्शन माना, बी आपका x डायरेक्शन माना, तो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z डायरेक्शन में चलेगा, ठीक। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसी में इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन, क्योंकि ये वेव है
तो क्लास 11th के अंदर आपने देखा था कि किसी भी वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए साइन, हाँ क्लियर रिप्रेजेंटेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, जहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, k वेव वेक्टर है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, x उस सोर्स से कवर किया हुआ वेव का डिस्टेंस है। तो हियर वी हैव ये आपका इक्वेशन, जहाँ पे a का मतलब है बच्चा लोग एम्पलीट्यूड। अब इसी को मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना चाहूँ और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहूँ तो इक्वेशन क्या बनेंगे, लेट मी टेल यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हुआ ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हुआ बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आई कैप। क्यों आई कैप लिखा मैंने, बिकॉज मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करा था, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डजंट मैटर। शुक्ला जी, सर जी, कईयों को क्या लगता है मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है। हाँ, वो डाल दिए टेलीग्राम के अंदर डाला और डीपीपी भी डाल दो, हाँ डाल देता हूँ सर, और क्लास में शुरू कर दूँ बताते हैं। सो b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आई कैप, हमारी और शुक्ला जी की जुगलबंदी चलती रहती है बच्चा लोग। और दूसरी सबसे खास बात कि ये जो ई नॉट और बी नॉट है, बोथ आर मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एज यू नो दैट कि a इज नॉट अ एप्पल बट दैट a इज व्हाट एम्पलीट्यूड डियर स्टूडेंट। तो इसीलिए ई नॉट और जो बी नॉट है वो आपके मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा अभी ये एक और सबसे खास बात, आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू, पढ़ा चुका हूँ मैं स्प्रिंट के अंदर ही। ई आर एम एस इज इक्वल टू ई मैक्स बाई रूट टू, उसी तरह से वी आर एम एस वी एम बाई रूट टू है, तो वैसे ही आप बी आर एम एस बी नॉट बाई रूट टू लिख सकते हो। क्यों ऐसा, अरे जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है बच्चा वो सिनुसॉइडल फॉर्म में चलता है ऐसे हुई, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो ऐसे ही चल रहा है। अगर दोनों ऐसे चल रहा है तो उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो मैच करेगी। इसीलिए आई आर एम एस और वी आर एम एस का जो इक्वेशन है उसी को देखते हुए आप ई आर एम एस और बी आर एम एस का फॉर्मेट भी बना सकते हो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी, और के का मतलब है वेव वेक्टर। हाँ यहाँ कर लिखा ये के इज इक्वल टू वेव वेक्टर एंड के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। सुपर्ब हैंड रिटन नोट्स है ये, सुपर्ब हैंड रिटन नोट्स। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ भी हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट कैसे करती है, और दूसरा इसका इक्वेशन भी क्या होगा। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो बच्चा, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से पता चलता है यू कैन नॉट सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन है। और इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ABCD याद कर लो, A को हटा दो, B के बाद क्या आता है C, दैट्स इट, BC। ये देखिए, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर किसी भी जगह पे, किसी भी स्पेस में, किसी भी रीजन में अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका C टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर पावरफुल देन योर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, C टाइम्स होता है। और ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा कि सर ये आता कैसे है, तो मैं एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आता कैसे है। असलियत में आपने फोर्स का 2 इक्वेशन पढ़ा था, एक था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और दूसरा आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। जब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम हो जाता है, लुक एट दिस, Q और Q कट जाएंगे, E बराबर क्या आया, V क्रॉस B। V इज व्हाट, अरे काइंड ऑफ स्पीड ही तो है, एग्जैक्टली। तो इसका प्रूफ नहीं है, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने पूछ लिया तो ये कैसे आया, तो इसका तरीका ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या है, BC। तो कौन पावरफुल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना, C टाइम्स, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ए ट्रांसवर्स नेचर। ये ट्रांसवर्स नेचर क्या है, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट द ट्रांसवर्स नेचर। जो वेव होती है वो 2 तरीके से प्रोपेगेट करती है, क्लास 11 की बात है। एक होता है बच्चा लोग कि व्हेन द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एंड प्रोपिगेशन ऑफ द वेव
always propagates by making an angle 90 degree, then that is transverse nature. और एक होता है बच्चा पार्टी जिसके अंदर oscillation of the particle and propagation of the wave both lie in the same direction. दोनों अगर same direction में होते हैं, that is your longitudinal wave. इसको और डेप्थ में समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, उसे प्लीज़ फील करना, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ एंड यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट. इमेजिन इन योर होम राइट नाउ, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आपके घर में दोनों दीवार को पकड़िए, आपको नहीं पकड़ना है, इमेजिन करिए, ठीक है. आपने दोनों दीवार के एंड से एक रस्सी बांध दी है एकदम टाइट, रस्सी को आपने पकड़ा, नीचे की तरफ खींचा और छोड़ दिया. क्या होगा? What will happen if the string is very tight? What will happen? You have to apply some force on the rassi, pull it down or in upward and just release it. What will happen? You will realize that some things are moving and that is your wave. कुछ लगेगा आपको चलता हुआ and that is your wave. अब जरा इसे प्लीज़ और ज़्यादा फोकस करके समझें और थोड़ा डिटेल में जाएं. इमेजिन करें सिचुएशन को, विजुलाइज करें. जब आपने इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे, कहाँ था वो फोर्स? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक टाइट स्ट्रिंग में वेव जनरेट करना तो आप ऐसी रस्सी को मारते हो ना, ऐसे ही मारते हो ना कि ये रस्सी चलो, आप ऐसे ही मारते हो, आप ऐसे ही मारते हो. तो आपने ऐसे पकड़ा, खींचा, तो जब आपने उसको ऐसे खींचा तो ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन इन दिस वे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. एंड व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट अप डाउन? Slowly you will observe that the waves are moving in this way, and this is the oscillation and this is the propagation. What is the angle between them? Exactly 90 degree. तो ये कौन सा नेचर हुआ कि जिसमें ऑसिलेशन ऐसे हो रही भाई साहब और वेव ऐसे चल रही है? दैट इज योर ट्रांसवर्स नेचर. हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही था. आपको पता है, वेव ऐसे चल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर चल रहे थे. दैट्स वाई दिस नेचर इज सेड टू बी द ट्रांसवर्स नेचर. बट एट द सेम टाइम जो साउंड वेव होता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो, वो पता है कैसे प्रोपेगेट करता है? हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे ही मैंने कुछ बोला, तो वो एनर्जी की वजह से सारे पार्टिकल्स हवा के पहले बहुत पास हो जाते हैं. उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन. गलत. इमेजिन द सिचुएशन. When the particles are very close, that is said to be condensation. Then suddenly particles will apart from each other. That is rarefaction. Condensation, rarefaction. Condensation, rarefaction. Condensation, rarefaction. And this process is so quick that we can't even imagine कि अगर मैंने यहाँ से हेलो बोला तो इंस्टेंटली आपको सुनाई दिया. ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने आज हेलो बोला आपको 4-5 दिन बाद सुनाई दिया. नहीं, क्लास 11 की थोड़ी सी बेसिक बात है. तो हवा के पार्टिकल्स में कंडेंसेशन होता है, बहुत पास आते हैं फिर दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं. आपने सुना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस. दिस फिनोमिना ऑफ मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन रेयरफैक्शन इज एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज. अदरवाइज क्या होता? कंडेंसेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर चला जाता है. तो जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से वो रेयरफैक्शन में चला भी जाता है. अदरवाइज क्या होता है कि मैं कुछ बोलता तो हर जगह आग लगती भाई साहब. वैसे भी बोलता हूँ तो आग लगी जाती है. क्या बोलते हो शुक्ला जी? सर जी. हाँ, ऐसा नहीं होता ना कि मैंने हेलो बोला, हेलो बच्चा लोग बोला, हेलो बच्चा पार्टी बोला तो आग निकली. नहीं ना, वो इसलिए क्योंकि कंडेंसेशन में जितनी तेज़ी से हीट जनरेट होती है, बनता है, ये आपने सुना होगा क्लास 11 के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस. खैर, हम इतना डेप्थ में नहीं जाते. आई होप यू विजुलाइज दैट पॉइंट कि जो साउंड वेव है उसके अंदर क्या प्रोपेगेशन है. ऑसिलेशन भी ऐसे हो रहा है और वेव भी आपकी तरफ ऐसे ही पहुंच रही है. कंडेंसेशन, रेयरफैक्शन, कंडेंसेशन, रेयरफैक्शन, कंडेंसेशन, रेयरफैक्शन, कंटिन्यूअसली इट इज फॉर्मिंग इन द एयर. And that is what oscillation and the propagation both are in the same direction, and that is your what longitudinal wave बच्चा लोग. So हमारा जो transverse nature होता है वो electromagnetic wave के पास होता है. The very next property says that it has some energy. इसके पास एनर्जी होती है और वो सत्य भी है. एनर्जी तो बनता है बॉस, क्योंकि ये वेव है. अगर वेव नहीं हो, वेव है, एनर्जी नहीं है तो फिर तो कोई काम का नहीं है. कैरी तो करेगा ही एनर्जी, है ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी. आपने पहले से पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी कैपेसिटर दे देता है और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी आपका मैग्नेटिक फील्ड दे देता है. तो ये सिचुएशन 100% है कि इसके पास एनर्जी होती है. प्रॉपर्टी नंबर 5. वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग
एंड दैट इज मोमेंटम एंड प्रेशर का इक्वेशन। मतलब इसके पास मोमेंटम भी होता है और इसके पास प्रेशर भी होता है। कैसे, तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो यार, बड़ा फेमस इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब का, एंड दैट इज E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। अगर आप इसमें से c स्क्वायर को तोड़ दो तो यू वुड राइट c इंटू सी। गुड। तो बच्चा ये जो m इंटू सी है, मास इंटू वेलोसिटी, दैट बिकम्स मोमेंटम p को सब्जेक्ट बनाया बच्चा लोग, तो दैट कम्स आउट टू बी E बाई सी। एंड व्हाट इज E? एनर्जी। उसे आप U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है मोमेंटम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम भी होती है। और दूसरा, अगर हम बात करें मोमेंटम आ गया, तो फोर्स का इक्वेशन क्या है? फोर्स का इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या दूसरे तरीके से मैं यहां पर लेकर के आया हूं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। P इज इक्वल टू यू बाई सी है। इस P यानी कि मोमेंटम को हमने F इंटू टी लिख दिया। क्या फ़ायदा हुआ इससे? आया कैसे? अरे F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है। तो आपने उस डी पी को सब्जेक्ट बनाया, और वो जैसे ही डी पी को सब्जेक्ट बनाया तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा P F इंटू टी में, है ना। अच्छा, F की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मम्मी, मास इंटू एक्सेलरेशन। टी नीचे आ गया तो ये F हो गया। अब एरिया से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि F बाई ए ही क्या कहलाएगा? प्रेशर। तो फॉर्मूला आया U बाई ए सी टी। याद रखना, इससे MCQs CBSE पूछ सकती है। बी अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे आया भूल जाओगे, चलेगा, बट इक्वेशन आपको मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसाना है। मेक अ फ्लैश कार्ड ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, फिक्स वैरायटी का आता है, तो क्यों ना आप उसे अच्छे से शिद्दत के साथ कर लें, ताकि कभी भी आपसे उस चैप्टर से गलती ना हो। शुक्ला जी, जी सर जी। जरा पानी पिलाएंगे? जी सर जी। तो ये आपका इक्वेशन। ध्यान रखना बच्चा, अगर यूनिट एरिया यूनिट टाइम बोला हो ना, तो यू विल टेक A and T exactly equals to 1. If there is given in the question that write the pressure equation for unit area and time, then you have to take A and T as 1. Otherwise your equation will be U by C, which is similar to your momentum. Done? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात आगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बच्चा लोग, ये जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट भी किसी कांस्टेंट वैल्यू से ही आया, एंड इट कम्स फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। फिक्स वैल्यू पढ़ा है आपने चैप्टर 4 में, 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। डन? ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट भी हो गया। दूसरी सबसे खास बात कि ये जो आपने इक्वेशन लिखा है स्पीड ऑफ लाइट का, ये तो वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी वैक्यूम में ना होकर के किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, तो इसी C के जगह पर आप लिखेंगे V, और इसका इक्वेशन हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नॉट के जगह पर आप म्यू लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये लिखेंगे, और फिर V यानी किसी मीडियम के अंदर। लेट्स डिवाइड दिस टू इक्वेशन डियर स्टूडेंट। अगर हम C और V को डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड देन 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। नीचे वाला शिफ्ट होकर के ऊपर आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो म्यू बाय म्यू नॉट है, यू ऑल नो दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड दिस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन आर, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। एंड वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ऑप्टिक्स दैट C बाई V इज वॉट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि N इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू आर एंड देन एप्सिलॉन आर। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस चैप्टर से कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप अच्छे से कर लो तो चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तब तक थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए, जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है ना? क्या बोलते हो शुक्ला जी? सर जी। और शुक्ला जी सब बढ़िया? सब बढ़िया सर जी। क्यों लेकिन? आपकी कृपा है सर जी। हमारी कृपा है कि शुक्लाइन की? शुक्लाइन पे भी आपकी कृपा है सर। जिंगल वेल जिंगल वेल जिंगल वेल वेल।
Done. Property 7 is done. So we have the very next property, and it's very very interesting, and that is the density of electromagnetic wave. बच्चा, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी दोनों का सम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एनर्जी डेंसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का भी एनर्जी डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज ई स्क्वायर अपसलॉन नॉट बाई 2, और मैग्नेटिक फील्ड का होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट. ये इक्वेशन खत्म हो गया यहीं पे. बट हम क्या चाहते हैं कि हम इन दोनों को ऐड कर लें, बट अभी तो ये ऐड हो नहीं सकते बिकॉज बोथ आर डिफरेंट. एक में ई है, दूसरे में बी है. तो क्या किया कि ये जो बी है इसको कन्वर्ट करके ई में लाओ. बट उससे ही पहले हम इस ई एम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का RMS वैल्यू लिखेंगे. सवाल आएगा आपके मन में, आई नो बच्चे पूछेंगे कि सर ऐसा करने की जरूरत क्या है. तो आपको पता है बच्चा कि ये जो वैल्यूज़ होती है वो सिनुसॉइडल फॉर्म में चलती है, जस्ट लाइक अल्टरनेटिंग करंट. और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर चलने वाली हर चीज़ का एक फिक्स वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको हमेशा एवरेज वैल्यू मिलता है. उस एवरेज का रूट निकालते हो, मीन निकालते हो, स्क्वायर निकालते हो, इसलिए इसका RMS चल रहा है. तो E के जगह पर ERMS लिखा और B के जगह पर हमने लिख दिया BRMS. ठीक है. अब E बराबर तो BC होता है, ये भी हम सब जानते हैं. E इज इक्वल टू BC. यहाँ से अगर आप BRMS को सब्जेक्ट बनाते हो तो इट कम्स आउट टू बी ERMS बाई C, है ना. ये जो ERMS बाई C है बच्चा लोग, इसे उठा करके यहाँ पटको, और साथ ही साथ इस म्यू नॉट को भी अब हम चेंज करते हैं. इस म्यू नॉट को चेंज करने के लिए आपने कौन सा इक्वेशन लगाया, ये देखिए, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट अपसलॉन नॉट. तो अब मैं दोनों तरफ मार देता हूँ स्क्वायर. तो C का स्क्वायर मारा तो C स्क्वायर, रूट हटाओगे तो म्यू नॉट अपसलॉन नॉट. यहाँ से आपने म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाया तो ये आता है 1 अपॉन C स्क्वायर अपसलॉन नॉट. अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये मैंने रखा इक्वेशन 1 के अंदर BRMS की जगह पर. अब मैं म्यू नॉट प्लेस करने जा रहा हूँ, म्यू नॉट ये वाली वैल्यू दैट इज़ 1 अपॉन C स्क्वायर अपसलॉन नॉट. तो ये रहा है देखिए 1 अपॉन C स्क्वायर अपसलॉन नॉट, राइट. ये आपका एज इट इज़ चल रहा था, ये आपका एज इट इज़ है, और 2 भी एज इट इज़ है. बस हमने इस म्यू नॉट की जगह पर ये वैल्यू रख दी बच्चा लोग. C स्क्वायर गुना भी कैंसिल आउट, ये कट जाएगा. अपसलॉन नॉट ऊपर आएगा तो E स्क्वायर अपसलॉन नॉट बाई 2 एंड E स्क्वायर अपसलॉन नॉट बाई 2 दोनों मिल जाएंगे, सिंगल हो जाएगा. तो दैट इज ERMS का स्क्वायर इंटू अपसलॉन नॉट. दैट्स इट. तो एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन आया वो है E स्क्वायर RMS अपसलॉन नॉट. आपके मन में ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि सर क्या हम इसे B के फॉर्म में भी ला सकते हैं, BRMS के फॉर्म में ला सकते हैं. तो वेल बच्चा 100% आप ला सकते हो. बट अगर एक याद रखते हो तो दूसरा तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ERMS जो है उसको तो आप लिख सकते हो ना BRMS इंटू में C. बट अगर आप एक और फॉर्मेट में लाना चाहते हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप ये ट्राई करना, वीडियो को थोड़ा सा रोक देना, और जैसे जैसे मैंने इस वाले स्टेप में चेंजेस किए हैं वैसे आप यहाँ चेंज करिए. आप ERMS की जगह पर क्या लिखो, BRMS इंटू C, और इस अपसलॉन नॉट की जगह पर क्या लिखो, इस अपसलॉन नॉट की जगह पर आप लिखोगे C स्क्वायर इंटू म्यू नॉट. आप देखेंगे कि आपका आंसर BRMS म्यू नॉट के फॉर्म में आएगा. एंड आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर का. चलिए, तो लगभग 9 से 10 प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी खत्म. प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करते हैं. इंटेंसिटी. मैं हमेशा अपने क्लास में कहता हूँ बच्चा लोग कि अगर अब कभी भी आपको अगर एक टीचर से इंटेंसिटी मिलती है तो इंटेंसिटी मिलते ही आप क्या होते हो, पास हो जाते हो या फेल हो जाते हो. वेल सर ये कैसा सवाल है. 100% सर हम पास हो जाते हैं. तो पास से याद रखिए P/E, दैट मीन्स पावर अपॉन में एरिया. सिंपल इक्वेशन. इंटेंसिटी मिलेगा तो आप सब पास हो जाएंगे. तो P/E, पावर के जगह पर एनर्जी बाई टाइम. एनर्जी का फॉर्मूला NHF
ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आपने पढ़ा है। तो NHF/T/A। एक और चेंज आप कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। दैट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू NH, F की जगह पर हम लिख सकते हैं C/λT एंड देन A। ये इक्वेशन ठीक है। तो इंटेंसिटी का एक और इक्वेशन आ गया NHC/λT इंटू A। बच्चा एक और इक्वेशन है इंटेंसिटी का, वो भी मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ आपको, इसे भी आप याद रखिएगा। इंटेंसिटी का एक और इक्वेशन है दैट इज रो इंटू C। ये कैसे आया तो इसको मैं आपको यूनिट से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है एनर्जी डेंसिटी, मतलब कि जूल पर मीटर का क्यूब, और ये है C यानी कि मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, मीटर से मीटर क्यूब कटेगा तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड आएगा। एम आई करेक्ट? यस। एंड देन दिस जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल इज व्हाट? एनर्जी, and T is what? Time. T is what? Time. तो जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट? शुक्ला जी सर जी फ़ोन आ रहा है, ज़रा बोल दो कि सर क्लास में है, अभी थोड़ी देर में करते हैं, जल्दी करो। हाँ, तो जूल पर सेकेंड इज वॉट एंड देन वी हैव मीटर का स्क्वायर। एंड वॉट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर? वॉट पर मीटर स्क्वायर क्या है क्या? अरे वॉट तो पावर का इक्वेशन है ना, और मीटर स्क्वायर किसका है? एरिया का। तो इंटेंसिटी तो हुआ, तो बस ये थोड़ा सा तोड़ करके बनाया गया है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू सी, याद रखो, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा डिटेल देख लो, परेशान ना होना बच्चा, इसका थोड़ा और डिटेल देखो। I इज इक्वल टू, इस रो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ई स्क्वायर RMS अपसला नॉट इंटू सी। थोड़ा और डिटेल में देखो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इन फॉर्मूले को थोड़ा डेप्थ करता है वो। ERMS का फॉर्मूला क्या है? Emax/√2। तो Emax का मतलब E नॉट का स्क्वायर बाई 2 अपसला नॉट इंटू सी। दिस इज द लास्ट वर्जन ऑफ द इंटेंसिटी। आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। दैट्स इट। तो आपने इंटेंसिटी निकाल लिया, आपने एनर्जी डेंसिटी निकाल ली, आपने मोमेंटम निकाल लिया, आपने प्रेशर निकाल लिया, इन सारे के सारे इक्वेशंस को आपने निकाल लिए। यही इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी तो बड़ी छोटी सी, बड़ी नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, जो आप ऐसे ही समझ सकते हो बच्चा लोग, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा E और B के परपेंडिकुलर चलता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E क्रॉस B, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर ये I कैप है, ये J कैप है, तो ये 100% क्या होगा? K कैप होगा। एंड दिस इज डन बच्चा लोग। टोटल 9 to 10 प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको वो बताता हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, या तो ये 9 प्रॉपर्टी से आएगा, या तो कहाँ से आएगा, एक मार्क से क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए बच्चा लोग आपको अपनी NCERT टेक्स्ट बुक को ओपन करना चाहिए, और मैं आपको जो पेज बताता हूँ उस पेज पर आप चले जाओ, उनके एप्लीकेशंस पढ़ो, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे रेडियो वेव्स के यूज़ कहाँ हैं, माइक्रोवेव के यूजेस कहाँ हैं, विजिबल के कहाँ पर आते हैं, एक्सरेज के कहाँ पर आते हैं, गामा वेव्स के कहाँ पर आते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो या तो आपको इस चैप्टर में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से, या फिर जो क्वेश्चन है बच्चा लोग वह आपको आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन से, यानी कि ये एप्लीकेशन। डन? इट्स डन बच्चा पार्टी। और ये जो पूरा का पूरा PDF है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, पर उससे पहले आप अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक ओपन करिए। मैं आपको टिक मार्क्स बता देता हूँ कौन से पेज पर पढ़ना है ना, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आइए बच्चा पार्टी, ओपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, NCERT न्यू बुक्स, क्लास 12th फिज़िक्स पार्ट 1, पार्ट 2 में चलिए।
फिजिक्स का पार्ट 2 ओपन करें, फिजिक्स पार्ट 2 ओपन करिए डियर स्टूडेंट। वी हैव रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वे ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, सेमीकंडक्टर। अच्छा पार्ट 1 में ही है, कमाल है। हाँ पार्ट 1 के अंदर है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8। अब आपको कहाँ पर आना है, देखिए बच्चा, एग्जाम्पल 8.4, example 8.4 and that is given on the page number 279। then 8.5 आप देखिए बिल्कुल डिट्टो जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही इक्वेशंस इन्होंने यूज़ करे, पी यू बाई सी, फिर एफ इज इक्वल टू पी बाई टी, इंटेंसिटी पावर बाई एरिया, फिर 1/2 ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। डिट्टो डिट्टो इक्वेशन जैसा मैंने आपको बताया वैसा वैसा है। फिर वो बी वाई का इक्वेशन, बी का इक्वेशन, बी इज इक्वल टू ई बाई सी, एग्जाम्पल 8.2। तो ये सारे 279 पेज से मैं बोल रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको सबके वेवलेंथ भी अच्छे से याद रखने, खास करके जो विजिबल का दिख रहा है, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 280। हाँ 280 पेज नंबर पे है जो स्पेक्ट्रम है बच्चा। उसमें आप देखिए विजिबल का 700 नैनोमीटर तक गया हुआ है 400 से लेकर के, वो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इंफ्रारेड है, उसमें कौन कौन से आते हैं, माइक्रोवेव्स में कौन कौन से रेंज आते हैं, टेलीविज़न, एफएम रेडियो, एम रेडियो, लॉन्ग रेडियो, ये सब किस में आता है। इन शॉर्ट अब आप पेज नंबर 281 पे जाएंगे तो देखिए रेडियो वेव्स के अंदर ना आपको दिया हुआ है, दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 500 किलो हर्ट्ज टू अबाउट 1000 किलो हर्ट्ज। तो असलियत में दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि रेडियो वेव्स का यूज़ कहाँ होता है, तो टेलीविज़न रेडियो के कम्युनिकेशन सिस्टम में। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 किलो हर्ट्ज। हायर फ्रीक्वेंसी अप टू 54 मेगा हर्ट्ज आर यूज फॉर शॉर्ट वेव बैंड्स। प्लीज नोट डाउन, इट इज़ गिवन ऑन योर NCERT टेक्स्ट बुक डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 281। Then the FM radio band extends from 88 megahertz to 108 megahertz। ये 100% ऐसे क्वेश्चन इस बार MCQs में आ सकते हैं। आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा खास हो गया। फिर इसी तरह से माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ पर है, विथ फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज। माइक्रोवेव शॉर्ट वेव लेंथ है with frequency in gigahertz. Due to their short wavelength, they are suitable for the radar system used in aircraft navigation. Yes, इसका यूज़ एयरक्राफ्ट नेविगेशन में होता है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर माइक्रोवेव ओवन्स जिसमें आपके घर में खाने को गर्म करने के लिए किया जाता है ना, फिर ये इसका एप्लीकेशन हो गया। इसी तरह से आपका इंफ्रारेड का एप्लीकेशन आएगा बच्चा लोग कि इंफ्रारेड का कहाँ कहाँ पर है। तो इंफ्रारेड की बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी हुई है कि दिस इज़ बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मोस्ट मटेरियल readily absorb the infrared waves, CO2 NH3 also absorbs after absorption। infrared waves का कहाँ कहाँ यूज़ है ये भी आप अच्छे से देख लो। this band lies adjacent to the low frequency और long wavelength end of the visible spectrum। मैं जो बोल रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक का ही लाइन पढ़ रहा हूँ। तो इंफ्रारेड वाला पूरा ग्राफ याद करने से अच्छा टिक मार्क्स करके उसका फ्लैश कार्ड बनाइए। व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड, कार्ड की एक तरफ आपने लिखा इंफ्रारेड, एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है पीछे लिख दो। तो वो कार्ड को आप सुबह शाम 2-3 बार दर्शन करो, याद हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट वे आई एम टेलिंग यू। फिर विजिबल रेज है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, फिर आपका एक्स रेज है, फिर आपका गामा रेज है। इन सभी के एप्लीकेशंस आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। और उसके बाद पेज नंबर 283 है बच्चा लोग, उसमें देखो प्रोडक्शन और डिटेक्शन वाला एक टेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी प्लीज़ एक बार आप देख लेना। बस उसके बाद ये चैप्टर एंड हो चुका है एंड दैट इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर। Yeah, it's done. So बच्चा लोग, I hope you all have enjoyed this class and please अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्प्रिंट सीरीज़ का एक पार्ट, आपको लाइव क्लास के अंदर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये चैप्टर अभी आपको इसलिए दे दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शायद तक होने वाले हैं, शायद तक अगर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के अंदर चालू हो चुका है, ले रहे हैं वहाँ पर अगर सिचुएशन नॉर्मल है। तो इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ा दिया जाए। सो आई होप बच्चा पार्टी ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।